नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हर दिन एक ऐसी महिला से मिलेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि ये भी सिखाती हैं कि अगर जज्बा, मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज इस खास प्रोग्राम पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य और समाज सेवी, डॉक्टर और राजनीति की एक मजबूत शख्सियत डॉक्टर प्रियंका मौर्य से। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने राजनीति में अपने कदम डॉक्टर के पेशे से उठाए। वो मूलतः एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर बनकर जीवन की शुरुआत की, लेकिन समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए उनका जुनून उन्हें राजनीति और सामाजिक कार्यों की ओर ले आया। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किया। यूपी महिला आयोग की सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रियंका ने महिला कल्याण, हिंसा की रोकथाम और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में कई अहम पहल की। राजनीति में उनकी यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन उनकी मेहनत, समर्पण और जनसेवा की भावना ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका दिया। उनकी कहानी न केवल डॉक्टर से नेता बनने की है, बल्कि ये समाज में बदलाव लाने, महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने और उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष की कहानी भी है। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के अनुभव, राजनीतिक सफर की चुनौतियां और महिलाओं के लिए उनके संदेश। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपी महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों, समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास। बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रियंका जी, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो बचपन था, कैसे अनुभव आपने देखे और कैसे जो एक डॉक्टर से लेकर राजनीति में आना, क्योंकि आप तो हमेशा से देखा गया है कि महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर आगे आई हैं, बढ़ चढ़कर काम किए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बचपन से आपने बात करी, बहुत ही खूबसूरत रहा और पिता भी मेरे डॉक्टर हैं, तो कई बारी जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मार्क्स खराब आते थे तो पापा क्लिनिक में बिठा देते थे कि बैठो, अब दवाइयाँ निकालो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो बहुत शुरुआती दौर से मैंने अपने पापा के साथ कार्य किया है और वो करते हुए मैंने एक चीज़ सीखी कि मानवता और सेवा का भाव लेकर के जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं तो निसंकोच समाज के साथ हमारा भी बहुत स्कोप जो होता है सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का, वो बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे ही जीवन की शुरुआत हुई और आज आप सभी के बीच में एक प्रयास, उत्तम प्रयास कह सकती हूँ कि महिलाओं के हित के लिए लड़ भी रही हूँ और उन्हें सशक्त करने के लिए भी हर एक संभव प्रयास कर रही हूँ। फैमिली का कैसा प्रियंका जी आपका सपोर्ट रहा है आपके साथ में? हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रही मेरी फैमिली, चाहे वो मैं अपने मम्मी पापा की बात कर लूँ, चाहे शादी के बाद इन लॉज की, हस्बैंड की बात कर लूँ, तो ऑब्वियसली एक महिला भी तभी आगे बढ़ पाती है जब उसका परिवार, पति, पिता सब उसके साथ, उसके बैक सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो नो डाउट आई हैव वेरी गुड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। दैट्स द ओनली कॉज बिहाइंड आई एम रनिंग माई सक्सेसफुल क्लिनिक as an politician, as a social worker, as a member women commission. I am working hard and in a successful manner. बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए ये भी कहा जाता है कि जब किसी महिला की शादी हो जाती है उसके जो चैलेंजेस हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। परिवार में अलग तरीके का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब इन लॉ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। और आपने जिस तरीके से पहले आप बिल्कुल डॉक्टर रही हैं और कैसे आप एनजीओ भी चलाती हैं और कैसे महिलाओं के लिए हमेशा से आगे आकर आपने काम किए। इन लॉज की अगर बात करें प्रियंका जी, इन लॉज का कैसा सपोर्ट है आज आपके द्वारा? बहुत खूबसूरत, बस मैं एक शब्द में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने बताया कि आज मैं अगर सक्सेसफुल हूँ और चीज़ों को कर पा रही हूँ तो नो डाउट मेरे माता पिता हैं वो, और अपनी बेटी की तरह मुझे सिर्फ कहते नहीं हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि मेरी जो छोटी बच्ची है वो उन्हीं के पास है अभी, वो उसका ख्याल रख रहे हैं, वो सेफ़ है, सुरक्षित है, तो मैं बेहतर ठीक तरीके से काम कर पा रही हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है और महिलाओं का तो जीवन संघर्षशील होता ही है, तो संघर्ष तो पूरे जीवन लगा रहेगा, उससे डरना नहीं है, बस मुस्कुराते हुए हर परिस्थितियों का सामना करना है। चैलेंजेस जो प्रियंका जी आपके सामने आए हमेशा से, और ये सभी महिलाओं के साथ होता है जब वो आगे बढ़ती हैं, तो चाहे वो रिश्तेदारों के ताने हो, कहीं ना कहीं वो भी उनको सुनने को मिलते हैं,
तो कई बार अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के जीवन में जो चुनौतियां खड़ी हो जाती है उनसे कैसे हम लड़ सकते हैं। मैंने तो यही सीखा है कि हर चुनौती को हम मुस्कुराते हुए टाल सकते हैं और अपनी ढाल भी बना सकते हैं। और अगर हम मुस्कुराते हुए, आप देख भी सकते हो, आप पूरे अपने सेशंस में देख लेना, ये आपको हमेशा मेरे चेहरे पे मिलेगी। आई फील लाइक कि किसी भी इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करने के लिए, चीज़ों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार होता है, प्लस एजुकेशन एंड नॉलेज। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। और चैलेंजेस जैसी कोई चीज़ मेरे जीवन में नहीं है। मैंने तो यही समझा है कि जो भी चैलेंज आए उसको मुस्कुराते हुए अपनाना है और उसको कैसे पार ले जाएं, उससे उस पर वर्क करना है। प्रियंका जी, एक स्लोगन आपका काफी फेमस रहा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये तो मेरा कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल जी, लेकिन वो आपके साथ हमेशा से ही आगे आगे आपका, और वो एक कहते हैं ना कि लाइमलाइट में लेकर आना इंसान को, और वो जब स्लोगन हिट हुआ प्रियंका जी, बिल्कुल आप ऐसे लाइमलाइट में छा गई। और उसके बाद हालांकि पार्टी बिल्कुल बदली, आपने एक नया आपने अध्याय शुरू किया और कहीं ना कहीं वाकई प्रेरणा का स्रोत देखा गया हर महिलाओं के लिए। क्या कुछ वहां से अनुभव आपको मिले? देखिए, जीवन सीखने का एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है अपने स्किल डेवलपमेंट को हमेशा ऑन मोड में रखना चाहिए। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो एक स्लोगन था, एक कैंपेन था, भावनाओं से भरा हुआ, महिलाओं के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता था। मैं भी बहुत ही अग्रेसिवली इस कैंपेन को रन कर रही थी। आई वॉज द फेस ऑफ दिस कैंपेन और बहुत मेहनत, बहुत निष्ठा के साथ मैं इस कैंपेन के साथ जुड़ी थी। और जो मैंने कार्य किए, महिलाओं को पसंद आया, वो मुझसे जुड़ी और बहुत कुछ सीखा मैंने। और मुझे लगता है जीवन क्योंकि सीखने का ही नाम है, तो सीखते रहना चाहिए और जीवन में अपना उत्कृष्ट देते रहना चाहिए, और वो मैं करने का सर्वोपरि प्रयास भी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरीके से आपने काम किया और अब तो अवसर और ज्यादा खुल गए हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पे आप बैठी हुई है इस वक्त, महिला आयोग की मत हम कर रहे हैं, वहां से और ज्यादा रास्ते आपके लिए खुल गए कि किस और बेहतर तरीके से महिलाओं को आगे लाना, उनकी समस्याओं को सुनना। और हम देखते आए हैं आप तो निस्तारण भी कर पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 उन समस्याओं के निस्तारण के लिए बिल्कुल हमने बहुत सारी क्लिप्स ऐसी देखी जहां पर देखा गया कैसे आप जाती हैं, वहां पर महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, बकायदा जो भी निस्तारण होता है आप बिल्कुल त्वरित करती हैं, उस पर भी काम। कैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पर पहुंच के आपको? बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाला बहुत आस भरी निगाहों से आपको देख रहा होता है। और जैसा कि आप जानती हैं, मैं प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर एंड आई डू प्रैक्टिस ऑन माय यूजुअल डेली बेसिस। तो मेरा तो काम ही है पीड़ा हरना। तो जब मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी तो पेशेंट्स आते हैं, उनकी पीड़ा को सुनना है और उसका निवारण करना है। और राज्य महिला आयोग की सदस्य होने के नाते हमारे पास जो समस्याएं आती हैं वो भी पीड़ित महिलाएं होती हैं। तो उनकी पीड़ा हरना, मुझे लगता है यही मेरा कार्य, भगवान ने यही मुझे सौंप करके भेज दिया है कि इनको बेहतर तरीके से इनकी मदद करो, इनको सशक्त बनाओ, इनकी सुरक्षा पे कार्य करो, इनके स्वास्थ्य पे कार्य करो। और जब हम उनके लिए काम करते हैं तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो भाव होते हैं, वो हमें अनुग्रहित करते हैं, वो दिल को सुकून देते हैं। और मैं उसी सुकून को कमाने के लिए जीती हूँ और कार्य करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान ने जो भी दिया है मैं उससे लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और वो जो मैनिफेस्टेशन था मेरा कि मैं महिलाओं को मदद कर पाऊँ, उनको न्याय दिला पाऊँ, तो वो जो ट्रू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो मैं बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की भी, और अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगी सरकार को। प्रियंका जी, लेकिन क्या लगता है कि अभी और कौन से बदलाव जो हैं महिलाओं के लिए, वो आप सोच रही हो उनके बारे में, या अभी उन पर काम करना बेहद ही ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि थोड़ा जो न्याय की प्रक्रिया है ना, उसको फास्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बारी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, और इस आस में कि आज मेरा केस फाइनल हो तो मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करूं।
इनफैक्ट मैं आज का ही आपको एक केस बताऊंगी, जिसमें एक 17 साल की बच्ची मेरे पास आई थी रोते हुए। उसका 11 साल का भाई था और वो रोते हुए मेरे से बोला उसने कि दीदी मेरी माँ को फांसी लगा दी गई और मेरे पिता नहीं हैं और हमारी आँख के सामने हमारी माँ को फांसी चढ़ा दिया गया और हम मदद के लिए जा रहे हैं हर जगह पे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। और वो इतना रो रही थी ना, मतलब मुझे 1 साल हो गया राज्य महिला आयोग का पद संभालते हुए, लेकिन आज का ये जो केस था ना, इसमें मेरे गूज़बम्स आ गए और मेरी आंख में आंसू आ गया ये सुन करके कि ये छोटी बच्ची और ये जो उसके साथ उसका छोटा भाई है, अगर हम इसको न्याय नहीं दिलाते हैं तो ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है और ह्यूमन टच रखते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो न्याय की प्रक्रिया है उसको फास्ट करते हुए उस बच्ची को रिलीफ देना होगा, क्योंकि उसका विश्वास उठ जाएगा नहीं तो सिस्टम से। और मैंने उसमें उसकी मदद भी करी है। आई होप कि हम इसका फीडबैक भी लेंगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस हिसाब से कार्य चल रहा है उसको थोड़ा सा और गति देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं, चाहे वो रेप केसेस हो, परिवार जो होता है, पीड़ित परिवार, वो थक जाता है, हार जाता है कि आखिर डेट पर डेट और इतना लंबा वक्त 10 से 15 साल का वक्त वो नहीं सहन कर सकते कहते हैं ना, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। तो वो कहीं ना कहीं होता है, बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन हमारे संज्ञान में जब आता है तो हमारा ये प्रयास रहता है, उत्तम प्रयास रहता है कि हम त्वरित कार्यवाही करें। प्रियंका जी, अभी तक अगर बात करें महिला आयोग के सदस्य रहते हुए, कैसे केसेस जो है वो आप देख रही हैं इस वक्त, क्या कमी वाकई में देखने को मिली है इस समय? बहुत ही दुखी करने वाले बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे फेक केसेस भी आते हैं और हमसे तो कई बारी अब ये भी गुहार लगाई जाती है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी देखिए झूठे केसेस पुरुषों के ऊपर कर रही हैं, उनके परिवार के ऊपर कर रही हैं। एलिमनी के लिए देखिए आजकल बहुत फेक केसेस हो रहे हैं, है ना। शादी करते हैं और हफ्ते भर भी नहीं रहती हैं लड़कियां और जो है कि डिमांड कर देती हैं कि हमें भी हिस्सा चाहिए। तो तमाम ऐसे फेक चीज़ें भी हो रही हैं। तो बहुत बारीक सी लाइन है कि सोचना है, समझना है और ठीक तरीके से जांच करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में जाना है, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। और तमाम ऐसे केसेस हैं, जैसे अभी मैंने आपके साथ एक चर्चा करी कि कैसे वो बच्ची मेरे पास रोते हुए आई। बहुत सारे आत्महत्या के केसेस होते हैं, डाउरी के केसेस होते हैं, जमीन जायदाद के मामले में मारपीट हो जाती है और जान ले ली जाती है। तो केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि समाज में मतभेद लोगों के बहुत सारे होते जा रहे हैं, डिफरेंसेस बहुत हो रहे हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के पास आइडियाज़ बहुत हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। बट देन टू, मैंने बार बार कहा कि ह्यूमन टच के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा नेचुरल हो करके, भावुक हो करके, लोगों से ज़मीनी स्तर से जुड़ करके। मुझे लगता है बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो वो चलता ही रहेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें प्रियंका जी, क्या लगता है इस वक्त जो महिला आयोग है किस तरीके से काम कर रहा है फिलहाल? दिल से, दिमाग से और साथ ही साथ बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ करके, ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं को लाभान्वित करती हैं और महिलाओं को सशक्त किया जा सके। तो ऐसी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम महिलाओं को सशक्त बना पाएँ, उन्हें सुरक्षा दिला पाएँ, उनके स्वास्थ्य पे हम कार्य कर पाएँ, स्वावलंबी बनाएं और साथ ही साथ उन्हें उनके अधिकारों के साथ वो बराबरी का सम्मान भी दिला पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि जब आपका सोशल मीडिया कोई भी देखे, वो जिस तरीके से आप जाती हैं ज़मीनी स्तर पर, है ना, कहते हैं ना कि जब ज़मीनी स्तर पर पहुंचकर वहाँ की समस्याओं को सुनकर, और आप कहते हैं ना जब एक महिला अपने दर्द को बयां कर रही होती है, आप खुद ज़मीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना हो, तो कहीं ना कहीं महिलाएं और आगे आकर अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकती है, और जो कि हमने देखा कि पहले ऐसा नहीं होता था।
आपके एक दफ्तर बना दिया जाता है, वहां पर बिल्कुल बैठे हुए हैं लोग, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो उस तरीके का नहीं है। लेकिन जब आप आई, बहुत सारा सोशल मीडिया पर हमने देखा, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, लोगों से जुड़ना, जमीनी स्तर पर पहुंचना, गांव गांव में जाकर महिलाओं से जुड़ना, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए उनको प्रेरित करना हो, अवेयरनेस दिखाना हो, और चाहे वो उनके साथ जो अपराध होता है उनके बारे में बात करना हो, तो वो बिल्कुल देखा। वहां की अगर बात करें प्रियंका जी, कैसा लगा, कैसा अनुभव पूरा, अगर जर्नी की बात करें 1 साल के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, कैसा लगता है जब जमीनी स्तर पर पहुंचकर आप उनसे बात करती हैं? वो तो मुझे तब पता चला कि ये शायद मेरे व्यवहार में है कि जब मैं किसी के पास जाती हूँ तो वो स्नेह और प्यार अपने आप मेरे अंदर से आता है। मैं कुछ प्लान और डिज़ाइन करके कहीं नहीं जाती हूँ। और जो भी मेरे निरीक्षण आपने देखे होंगे वो सब सडन होते हैं, वो प्लान्ड नहीं होते हैं। तो मैं जैसे ऑन द वे कहीं भी जा रही हूँ, मैंने कोई CHC देख लिया, PHC देख लिया, कोई जिला अस्पताल देख लिया, तो मैं तुरंत उतर जाती हूँ। चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विद्यालय हो, तो बच्चियों को कैसा खाना मिल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, कैसे वॉशरूम्स हैं, और उनको किताब, कॉपी, ड्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, डॉक्टर हूँ तो वो ये स्वास्थ्य वाला पार्ट मैं कभी नहीं छोड़ती। तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि मैं कभी भी जाऊँ किसी भी जगह निरीक्षण पे तो ये भी देखूँ कि बच्चियों का जो हेल्थ रिपोर्ट है वो कैसा है, उनका हीमोग्लोबिन, उनका LFT, ये सब अच्छा है कि नहीं। और ये रिपोर्ट देख करके पता चल जाता है कि उनको मील कैसा मिल रहा है, भोजन कैसा मिल रहा है। और कई बार तो मैं बच्चों के साथ बैठ करके भोजन भी इसलिए करती हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि दाल में दाल भी है या सिर्फ पानी और छौंका है। तो ऐसे भी मैं निरीक्षण करती हूँ। और क्योंकि आपने मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे तो मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस, हॉरिबल एक्सपीरियंस इनफैक्ट शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक विद्यालय में जाती हूँ और वहाँ पे बात करने का फ़ायदा, कॉन्वर्सेशन करने से कैसे बच्चियाँ अपनी बातों को रख पाती हैं किसी भी अधिकारी के सामने, ये मैंने स्वयं देखा। जब मैं वहाँ गई तो रात हो चुकी थी, 8-9 बज रहा था और 8:30-9 बज रहा था और बच्चियां अपना भोजन कर चुकी थी। जब मैं स्कूल में गई तो खूब क्लैपिंग हुई, खूब उन लोगों ने मेरा स्वागत किया, बड़ा ही इंस्टेंट था वो मेरा विजिट। बट देन बच्चियों से जब मैंने जो पूछा, सबने पूछा, बोला बहुत अच्छा है मैम, ये अच्छा है, वो अच्छा है। देन जब मैं क्लासरूम्स में गई उनके, और जो मतलब वो डे बोर्डिंग वाला स्कूल था, तो वो बोर्डिंग स्कूल में बच्चियां रहती भी हैं, पढ़ाई भी करती हैं। तो जब मैं उनके क्लासेस में गई और उनका जो हॉस्टल था वहाँ पे मैंने विजिट किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि किसी भी कमरे में पंखा ही नहीं है। और वो करीब आप समझ लीजिए कि मई जून का महीना रहा होगा, किसी भी कमरे में पंखा नहीं है। जब मैंने बच्चियों से पूछा कि पंखे नहीं है और तुम लोग कह रहे हो सब बहुत अच्छा है, कैसे तुम लोग इतनी गर्मी में रह रहे हो जब हम AC में नहीं रह सकते ऐसे गर्मी में, तो बच्चियों ने बताया कि ये पंखा तो दिसंबर में निकला था, तब से पंखा लगा ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर मैंने सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को वहाँ से हटा दिया एंड देन मैंने बच्चियों से बात करना शुरू किया। तो बच्चियों ने बताया कि हमें यहाँ एक्सपायरी मेडिसिन दे देते हैं, यहाँ पे जो है कि हमें गंदा पानी मिल रहा है, पानी RO का नहीं है, हमें 3rd फ्लोर पे पानी लेके जाना पड़ता है, हम पानी चुन्नी से छान करके पी रहे हैं और खाने में हमें कीड़े मिलते हैं। मतलब वो आत्मीयता का भाव था जो मैंने उनसे प्यार से बात करी और उन्होंने फिर धीरे धीरे करके अपनी सारी परेशानी खोलना शुरू कर दिया। और कई बारी तो वहाँ की खुद की प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ सांप आ जाते हैं मैम, कबर्ड्स को हाथ मत लगाइए। आई फेल्ट कि भाई ये कौन सा काला पानी की सजा आप दे रहे हो बच्चों को। और मैंने तुरंत इसकी शिकायत करी और शिकायत का ये नतीजा रहा कि उसको तुरंत देखा गया और उसको सॉल्व आउट करते हुए नेक्स्ट डे 3 बजे तक पूरे हॉस्टल्स में पंखे लग गए। बच्चियों के लिए RO की व्यवस्था ठीक कर दी गई। खाने में जो भी उनका मेस का टेंडर था उसको कैंसिल करते हुए नया टेंडर ले आया गया। अब बच्चियों को भोजन भी अच्छा मिल रहा है। और अभी इसी 26 जनवरी को तो मैं गई ही थी, देन मैं 15 अगस्त को भी वहाँ पे मैंने विजिट किया, बच्चियों के साथ बैठ करके मैंने भोजन किया। और बच्चियों को क्योंकि एक दिन पहले पता लग गया था कि मैं यहाँ विजिट पे आने वाली हूँ उस ज़िले में,
तो बच्चियां बहुत एक्साइटेड थी और मुझे जाते ही उन लोगों ने गले लगा लिया कि मैम आपकी वजह से आज हमें यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अब हम आराम से पढ़ पा रहे हैं और हमें यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे भोजन भी अच्छा मिल रहा है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी मिल रहे हैं। सो ऑल थैंक्स टू यू। मैं उस थैंक्स की भूखी नहीं हूँ, लेकिन उन बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल थी, जो तेज था, उसने मुझे बहुत खुशी दी। और मैं ये भी कहूँगी कि क्योंकि बच्चियों को सुविधा अच्छी मिली है तो वो भविष्य हैं जो जीवन में आगे चल के हमारे समाज और राष्ट्र के लिए ये बच्चियाँ काम करेंगी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पे हम काम कर रहे हैं और बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी हमारा देश समाज आगे बढ़ पाएगा। तो क्योंकि आपने कहा कैसे आप लोगों से डील करती हैं, तो मेरा वो अपनत्व, वो प्यार वाला डीलिंग पॉइंट है जो मैं ऐसे गले लगा करके बात करती हूँ, तो जिसके दिल और दिमाग में जो भी रहता है वो बाहर निकल आता है। तो मैं सिम्टोमेटिक, क्योंकि डॉक्टर भी हूँ, सिम्टम्स पकड़ लेने की आदत है, तो वो सिम्टम्स मैं हर जगह पकड़ती हूँ और वो नब्ज पकड़ते हुए मैं उस पर काम करती हूँ और बीमारी का निवारण करती हूँ। प्रियंका जी, एक मूवी आई थी थप्पड़, आपने भी शायद देखी होगी, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है इस मूवी के जरिए कि जब एक महिला को पहला थप्पड़ उसका पति मारता है पार्टी के दौरान, तो आवाज उठानी कितनी जरूरी हो जाती है। आप दूसरे थप्पड़ का इंतजार मत कीजिए। और ये बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे, खबरों में हमने ऐसे केसेस देखे कि महिला कहीं ना कहीं चुप रहती है, और वो चुप रहना, चाहे वो ये कहती है कि मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कैसे अपनी बात रखें, लेकिन वो मैसेज पहुंचाना उस तरीके से एक महिला को अवेयर करना कि जब आप सही है मत। कुल मिला के क्या महिला आयोग में जब कोई ऐसी शिकायतें आती हैं महिलाओं की तरफ से, अगर उनके इन-लॉज की तरफ से वो ऐसा कुछ झेल रही होती है या कहीं पर भी वो ऐसी चीजें झेल रही होती है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको समझाया जाता है? क्या काउंसलिंग भी एक तरीके से की जाती है वहाँ पे? काउंसलिंग ही हमारा प्राथमिक माध्यम है, क्योंकि हम परिवार तोड़ना नहीं चाहते, हम परिवार जोड़ना जानते हैं और उसी पे विश्वास रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि भारतीय कल्चर भी ये है कि हम एक समन्वय बिठा करके परिवार को, समाज को आगे ले चलें। तो हमारा ये उत्तम प्रयास रहता है कि जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, दोनों पक्ष को बुलवाएं, दोनों पक्ष को सुने और थोड़ा एडजस्टमेंट ये पक्ष करे, थोड़ा एडजस्टमेंट ये पक्ष करे, ताकि कंबाइन वो परिवार आगे बढ़ सके। लेकिन अगर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको जान माल का खतरा है और वो वहाँ नहीं रहना चाहती है, तो उतना ही सशक्त रूप में हम उसके साथ खड़े होते हैं ताकि उसको न्याय मिल पाए। क्योंकि आजकल जो केसेस हैं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन किस हादसे का शिकार हो जाए, तो बहुत संवेदनशील तरीके से हमें हर केस को डील करना पड़ता है। लेकिन हमारा ये उत्तम प्रयास काउंसलिंग और मीडिएशन रहता है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि क्योंकि महिलाएं चेंज मेकर हैं, तो बहुत आवश्यक है कि जब भी शादी हो, वो बहुत इनिशियल पॉइंट होता है जिस पे ना स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो लड़की वाला पक्ष आधे से ज्यादा बातों को छुपा करके शादी करता है। ये करना अगर बंद कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवार बच जाएंगे। क्योंकि जब भी आप अपनी बात को रखिए तो शुरुआती फेज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शादी टूट जाएगी। हर किसी में ड्रॉबैक्स होते हैं, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे वो लड़का पक्ष हो। लेकिन अपनी बेटी की पक्ष को स्ट्रांग तरीके से रखना, परिवार के पक्ष को स्ट्रांग तरीके से रखना, और बेटी वाले हैं तो क्या हुआ, क्यों झुकना। अपनी बात को ठीक तरीके से अगर रखते हुए उसको प्रपोज किया जाएगा तो मुझे लगता है किसी का भी परिवार नहीं टूटेगा। तो बातों को छुपाएं ना, और दहेज प्रथा के खिलाफ बिल्कुल एकदम रहना चाहिए। कभी भी दहेज अगर डिमांड हो रही है तो ऐसे घर में तो अपनी बेटी ही ना दे, और अपने बेटियों को उच्चतम शिक्षा दें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी है उन सारे लोगों को जो लोग देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस तब खराब होते हैं जब शादी के बाद कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो फिर लगता है कि आपने शादी से पहले तो ये सब नहीं बताया और आपने धोखा दिया है। तो ये फेज ही नहीं आने देना चाहिए। जो बातें हैं उसको खुल के रखें ताकि दोनों पक्ष का जीवन अच्छा चल सके। जी प्रियंका जी, लेकिन आप जिस तरीके से इस बात का जिक्र कर रही है, लेकिन कई बार हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की, वो कहती हैं कि हमें हर बार कहीं ना कहीं समझौता करवा दिया जाता है बैठा के। कितना सही मानती है इस चीज को?
देखिए, समझौता इसलिए करवाना कई केसेस में ज़रूरी हो जाता है कि मान लो आप, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ठीक है, गलती हर किसी से हो जाती है, अगर आपसे भी हो गई है तो उसको समझिए, और उसको समझते हुए अगर आप अपने परिवार को आगे ले जा पाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद अगर हम समझौता ना करवाएं तो कहाँ वो अपने बच्चों को लेकर के महिला जाएगी, उसके सामने भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। लेकिन मैंने उसके साथ एक और स्टेटमेंट दिया कि अगर उसकी जान माल का कोई खतरा है तो हम बिल्कुल भी उसको ना समझौते के लिए कहेंगे, ना तो हम उसको एडजस्टमेंट के लिए कहेंगे। और एडजस्टमेंट तो देखिए हर किसी को करना चाहिए, हम भी विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा उदाहरण है, बट दैट डजेंट मीन कि हम समझौता नहीं करते अपने जीवन में, क्योंकि समाज एक ऐसा पहिया है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के विचार को समझें और जहाँ तक एडजस्टमेंट हो पाए वहाँ तक एडजस्टमेंट करें, ये आवश्यक है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा एक विरोध वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हो, फिर ऐसे तो समाज नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। प्रियंका जी, आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो वाकई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड वुमेन्स मेक हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग वुमेन्स क्रिएट हिस्ट्री। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बोल्ड भी बनिए, स्ट्रॉन्ग भी बनिए, एम्पावर्ड भी बनिए, और एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको लेकर के ज़रूर चलिए, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको ज़रूर फॉलो करिए। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हम हर चीज़ का विरोध करते रहें, हर बार हम अपने विचारों को सर्वोपरि रखें, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समाज में सिर्फ आप नहीं हैं, अन्य लोग भी हैं, उनके भी अपने विचार हैं और उनकी भी अपनी धारणाएं हैं। तो उसके अनुसार अगर हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे, एक समन्वय बिठा करके, तो चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी। प्रियंका जी, आपके लिए एक सशक्त नारी का अर्थ क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3 पिलर होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, दूसरा बोल्ड व्यवहार, और तीसरा हम सशक्त तरीके से अपनी बात को रखें, और जो हमारा जीवन के प्रति एक जो हमारा नज़रिया है, हमारी सोच है, और हमारा अपना फ्यूचर, अपना करियर, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, वो विजन को ज़रूर क्लियर रखना चाहिए और उसके अनुरूप अपने गोल्स को ज़रूर सेट करना चाहिए। क्योंकि हर कोई बस ये कह के चल देता है कि अच्छा ये तो बहुत इमोशनल हैं और ये क्या डिसीजंस लेंगी। महिलाओं के लिए हमेशा कहा जाता है कि संवेदनशील होती हैं, लेकिन महिलाएं संवेदनशीलता के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का भी पावर रखती हैं। अब ये बात अलग है कि कई बार हमें समझौता भी करना पड़ जाता है सिचुएशन से, लेकिन ठीक है, हम तो हिम्मती हैं और हम शक्ति का रूप हैं, तो वो शक्ति हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी यूपी महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन में कई चुनौतियों पर उनके साहस और कड़े परिश्रम से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो दिखाता है कि जब देश की नारी सशक्त होती है तो उसका परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानियां जो न सिर्फ प्रेरणा देती हैं बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।